हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 6 नवंबर 2020 है और आज की वीडियो में हम 5 और 6 नवंबर दोनों दिन के करंट अफेयर की बात करेंगे, क्योंकि कल आपका ये वीडियो नहीं आ पाया था। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले ये पीडीएफ है, एग्जाम गुरुजी एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगी करंट अफेयर की। इसके अलावा ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मध्य प्रदेश एसआई के लिए 2020-21 के लिए एक प्रिंटेड नोट्स आपके लिए उपलब्ध है। घर पहुंचाए जाएंगे, आपको ये फ्री होम डिलीवरी की जाएगी और 16 नवंबर तक केवल 895 रुपये में इनको बुक कर सकते हैं। इसमें सभी सब्जेक्ट्स की किताबें आपको इसमें मिल जाएंगी। उसके अलावा एमपी पुलिस के लिए ये जो कांस्टेबल की भर्ती आई है, इसके लिए भी कंप्लीट प्रिंटेड नोट्स अवेलेबल है और ये 695 में आप बुक कर सकते हैं। 16 नवंबर तक ये आपके लिए ऑफर में उपलब्ध है और इसके लिए भी ये 6 बुक्स आपको मिल जाएंगे और इसके लिए 8 बुक्स आपको मिलेंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की। जो आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि सफलता केवल चाहने भर से नहीं मिलती, यानी कि मैं बैठूं यहाँ पर और चाहता रहूं कि मैं सफल हो जाऊं, मैं सफल हो जाऊं, मैं सफल हो जाऊं, तो चाहने भर से कुछ नहीं होगा। हाँ, चाहना जरूरी है, लेकिन उसके बाद आपको काम करना पड़ेगा। इसके लिए कठिन परिश्रम करना ही पड़ता है। बिना कठिन परिश्रम की दुनिया में किसी को भी सफलता नहीं मिली है। अगर आप भी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हाथ पे हाथ रखें, मत बैठे रहें, उठें, आगे बढ़ें, कठिन परिश्रम करें और सफलता को प्राप्त करें। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि थल सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे 4 नवंबर को किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना हो गए हैं और ये पहुंचे हैं नेपाल, जहां इनको मानद जनरल के पद से भी सम्मानित किया गया है। दूसरा प्रश्न है कि किस देश के राष्ट्रपति अल्साने ओटारा तीसरी बार चुनाव जीतने की घोषणा की गई है, तो ये अफ्रीकी देश आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति हैं। तीसरा प्रश्न है कि एएआई ने अडानी समूह को कौन से हवाई अड्डे का संचालन सौंपा है और ये सोचा लखनऊ हवाई अड्डे का। वहीं चौथा प्रश्न है कि किस देश के दुराते पेचिको को अंतर संसदीय संघ के नए अध्यक्ष बने हैं और ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किस वायलिन वादक का निधन हो गया है, तो ये टीएन कृष्णन है। छठवां प्रश्न है कि आईआईएफएफबी 2020 में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ये ओमपुरी हैं। सातवां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में फोर्टिफाइड चावल वितरण योजना शुरू की गई है, छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। आठवां प्रश्न है कि भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली ट्रेन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, ये केरल में किया गया। और नौवां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पर 100% मोटर वाहन कर छूट दी गई है, ये तमिलनाडु में दी गई है। और 10वां प्रश्न है कि ऑलराउंडर शेन वॉटसन ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान किया है, ये किस देश के खिलाड़ी हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि किसने वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल को संबोधित किया है और इस बैठक को संबोधित किया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली ग्लोबल इन्वेस्टर्स राउंड टेबल यानी कि VGIR वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर्स राउंड टेबल इसको संबोधित किया और इस बैठक को आयोजित किया था वित्त मंत्रालय और नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया गया था। और इसमें भाग लिया भारत के तो जो निवेशक थे, उन्होंने भारत के अलावा अमेरिका, यूरोप, कनाडा, कोरिया, जापान, मिडिल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर के जो वैश्विक संस्थागत निवेशक हैं, उन्होंने इसमें भाग लिया है। बात करें पिछले करंट अफेयर की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किए गए दूसरे और कामों की, तो प्रधानमंत्री ने सरदार पटेल जियोलॉजिकल पार्क और आरोग्य वन का उद्घाटन किया गुजरात के नर्मदा जिले में 31 अक्टूबर यानी कि सरदार पटेल की जयंती के दिन। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर 75 रुपये का स्मारक सिक्का इन्होंने जारी किया और इन्होंने राजमाता विजया राजे सिंधिया की जयंती पर उनके सम्मान में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया। इसके अलावा इन्हीं के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेज 2020 के नाम से एक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। बात करेंगे दूसरे प्रश्न की कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये जो दिवस मनाया जाता है 5 नवंबर को, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है।
डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो दुनिया भर में 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये दिन सुनामी के खतरों से संबंधित जो मुद्दे हैं उनके बारे में दुनिया भर के लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। और इस बार ये जो दिन मनाया जा रहा है ये सैंडई 7 कैंपेन करके इस बार जो है इसको मनाया जा रहा है। जो महासभा है संयुक्त राष्ट्र की, उसने दिसंबर 2015 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी कि 5 नवंबर को विश्व सुनामी दिवस मनाया जाएगा। अच्छा, भारत में सुनामी आई थी, आपको याद रखना है 2004 में दिसंबर 2004 में भारत में भयंकर सुनामी आई थी और जापान में थोड़े दिन पहले, अभी 1-2 साल पहले और भयंकर सुनामी आई थी। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की कि डीआरडीओ ने उड़ीसा में किस रॉकेट का सफल परीक्षण किया है और इस रॉकेट का नाम है पिनाका MK1, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा विकसित किया गया उच्चतर क्षमता वाला पिनाक रॉकेट, इसका उड़ीसा में जो चांदीपुर तट है वहाँ से परीक्षण किया गया और सफल परीक्षण किया गया। और इस रॉकेट का डिज़ाइन और विकास पुणे की DRDO की जो प्रयोगशाला है उसके द्वारा किया गया है। और इस तरह के कुल 6 रॉकेट्स का प्रक्षेपण किया गया था और सब के सब सफल रहे। बात करें पिछले करंट अफेयर की, जो दूसरे और DRDO ने सफल प्रक्षेपण किए हैं, तो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी कि DRDO ने रुस्तम 2 इस ड्रोन का सफल परीक्षण किया। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण किया। सुपरसोनिक असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो यानी स्मार्ट, इसका उड़ीसा के तट से सफल परीक्षण किया गया। परमाणु क्षमता वाली मिसाइल सौर्य, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया। और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इसके अलावा अहमदनगर में MBT अर्जुन से लेजर गाइडेड टैंक रोधी मिसाइल का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। बात करेंगे चौथे प्रश्न की कि भारत और किस देश के बीच में स्वास्थ्य एवं दवा के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है, और कैबिनेट ने मंजूरी दी है भारत और इजराइल के लिए, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इनकी अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई और इस बैठक में भारत और इजराइल के बीच स्वास्थ्य और दवा के क्षेत्र में दोनों देश एक दूसरे को सहयोग करें, इसके लिए समझौता ज्ञापन यानी कि MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इस पर हस्ताक्षर करने को भारत के कैबिनेट ने मंजूरी दी है। और इसमें डॉक्टर और अन्य पेशेवरों का आदान प्रदान और प्रशिक्षण शामिल है। इसके अलावा स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की स्थापना में सहायता करना है। चिकित्सा उपकरण, फार्मास्यूटिकल्स और सौंदर्य प्रसाधनों से संबंधित सूचनाओं को भी आदान प्रदान किया जाएगा। और भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं। बात करेंगे इजराइल की, तो इसकी राजधानी यरूशलेम है। प्रधानमंत्री यहाँ के बेंजामिन नेतन्याहू है और मुद्रा इजराइल की नई शेकेल है। चलिए मैप में मैं आपको इजराइल लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा भारत है और हमारे भारत से अगर आपको इजराइल जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको पश्चिम में जाएंगे। ये पाकिस्तान है, ये ईरान है, ये इराक है और इराक के आगे देखेंगे सीरिया और जॉर्डन है। और यहाँ पर ये जो आपको पिंक कलर का छोटा सा देश दिखाई दे रहा है, ये इजराइल है, जिसकी राजधानी आप यरूशलेम देख पा रहे होंगे। इसके बगल में देखेंगे तो फिलिस्तीन है। फिलिस्तीन और इजराइल आपस में काफ़ी लड़ते रहते हैं। ऊपर देखेंगे तो लेबनान है, इधर सीरिया है, इस तरफ जॉर्डन है और नीचे की तरफ मिस्र है। जबकि इस तरफ आप देखेंगे तो ये जो है मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने आया, इससे पहले मैं आपको बता दूं और जो समझौता ज्ञापनों को मंजूरी दी गई है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही भारत और कंबोडिया के बीच समझौता ज्ञापन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। भारत और डेनमार्क ने बौद्धिक संपदा क्षेत्र में समझौता किया है, ये आपको याद रखना है। बात करेंगे पांचवें प्रश्न की कि किस देश के राष्ट्रपति जॉन मागुफुली चुनाव में ये जीते हैं, और ये जो है तंजानिया के राष्ट्रपति हैं। तंजानिया एक अफ्रीकन कंट्री है। ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो तंजानिया के जो वर्तमान राष्ट्रपति है जॉन मैगुफुली, इन्होंने चुनाव में फिर से जीत दर्ज की है और एक बार फिर ये तंजानिया के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है। जॉन पोम्बे मागुफुली, ये इनका पूरा नाम है। बात तंजानिया की करेंगे। यहाँ की राजधानी जो है डोडोमा है। यहाँ के प्रधानमंत्री यहाँ पर ये बेंजामिन नेतन्याहू, तो इजराइल के प्रधानमंत्री गलती से यहाँ पर लिखे हैं। एक्चुअल में यहाँ के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कौन में है, तो जॉन मैगुफुली, ये आपको याद रखना है। और यहाँ की मुद्रा यहाँ पर मेंशन नहीं की गई है। चलिए मैं आपको मैप में तंजानिया लिए चलता हूँ।
जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारा भारत है और हमारे भारत से अगर आपको तंजानिया जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको नीचे की तरफ। नीचे मतलब थोड़ा सा दक्षिण पश्चिम इसको कह सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे ये अफ्रीकी कंट्री है और अफ्रीकी कंट्री में ये जो ग्रीन कलर का देश आपको दिखाई दे रहा है ये तंजानिया है, जिसकी राजधानी डोडोमा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ऊपर इसकी सीमा जो है केन्या के साथ में लगती है। इस तरफ विक्टोरिया झील है, ये लेक विक्टोरिया याद रखिएगा, क्योंकि यहीं से जो है उस नदी का उद्गम होता है जिसे हम नील नदी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। ऊपर आप देखेंगे तो युगांडा लगा हुआ है, इस तरफ देखेंगे तो रवांडा और बुरुंडी की सीमा लगी है और इस तरफ लेक तंजानिया का है। और ऊपर देखेंगे तो लेक ये जो तंजानिया का है इसके ऊपर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है और नीचे की तरफ देखेंगे तो ये जॉम्बिया है और इस तरफ देखेंगे तो ये मालावी है और लेक ऑफ मालावी इन दोनों देशों के बीच में। तो याद देखेंगे इसके आसपास काफ़ी सारी लेक्स हैं तंजानिया के आसपास और इस तरफ मोजाम्बिक है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आया उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अलग अलग देशों में जो प्रधानमंत्री और राष्ट्राध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, तो बेल्जियम का जो चुनाव हुआ था उसमें वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डी क्रू को प्रधानमंत्री बनाया गया है। मोक्टर ओउने ये माली के प्रधानमंत्री बने हैं। सोमालिया के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल्लाही ने मोहम्मद हुसैन रोबल को प्रधानमंत्री बनाया है। जापान में योशिहिदे सुगा नए प्रधानमंत्री बने हैं। फ्रांसिस्को पास्कल इएगुए ओबामा एशुए ये लगातार तीसरी बार इक्वेटोरियल गिनी गणराज्य के प्रधानमंत्री बने हैं। बात छठवें प्रश्न की होगी कि संयुक्त राष्ट्र ने परमाणु निरस्त्रीकरण पर भारत के कितने प्रस्तावों को अपनाया है, तो भारत के 2 प्रस्तावों को यूनाइटेड नेशंस की फर्स्ट कमेटी के द्वारा अपनाया गया है, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर होता है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली समिति यानी कि फर्स्ट कमेटी ने परमाणु निरस्त्रीकरण पर भारत के द्वारा प्रायोजित किए गए 2 प्रस्तावों को अपनाया है। कौन कौन से प्रस्ताव हैं? एक है रिड्यूसिंग न्यूक्लियर जेंडर और दूसरा है कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन ऑफ द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, यानी कि न्यूक्लियर हथियारों के समूह के तहत परमाणु निरस्त्रीकरण के लक्ष्य जो है, यानी कि दुनिया के अंदर परमाणु हथियार होना ही नहीं चाहिए। भारत इस चीज़ को लेकर प्रतिबद्ध है और ये 2 प्रस्ताव उसी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। बात संयुक्त राष्ट्र महासभा की करें तो इसकी पहली समिति जो है परमाणु निरस्त्रीकरण या दुनिया में निरस्त्रीकरण यानी कि अस्त्र ही नहीं होना चाहिए, इसके मुद्दों की देखभाल करती है, खासकर परमाणु हथियारों की। बात संयुक्त राष्ट्र संघ की करें, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क शहर में। महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं और सदस्य देशों की संख्या 193 है। 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, अंग्रेजी, अरबी, चीनी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश। आगे बढ़ेंगे, बात 7वें प्रश्न की करेंगे कि विश्व वन्य जीव कोष के सर्वेक्षण अनुसार 2050 तक पानी की कमी से जूझने वाले भारत के 30 शहरों में सबसे ऊपर कौन सा शहर रहा है, तो इसमें सबसे ऊपर रहा है भारत के शहरों में जयपुर, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो विश्व वन्यजीव कोष के द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया, उसमें पता चला है कि भारत में स्थित 30 शहरों में 2050 तक पीने के पानी का जो है तीव्र तरीके से जोखिम का सामना करना पड़ सकता है और इन शहरों में जयपुर सबसे ऊपर है, इसके बाद इंदौर है, ठाणे है, मुंबई है, कोलकाता है और दिल्ली है। इस रिपोर्ट के अनुसार जो शहरों को पानी है उसको अगर जोखिम से बचना है तो आर्द्र भूमि को बहाल हमें करना होगा। बात करेंगे 8वें प्रश्न की कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार प्रदूषण के लिहाज से देश में पहले स्थान पर कौन सा शहर है, तो देश के अंदर पहले स्थान पर जो है वो मुरादाबाद है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अनुसार मुरादाबाद पहले स्थान पर है जहां सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है। उसके बाद बुलंदशहर दूसरे स्थान पर है, गाजियाबाद तीसरे, बागपत चौथे स्थान पर है और ग्रेटर नोएडा का जिसमें 5वां स्थान है। बात करेंगे 90वें प्रश्न की कि ONGC विदेश लिमिटेड, याद रखिएगा ONGC की जो विदेश शाखा है इसके नए MD और CEO कौन बने हैं, तो इसके नए MD बने हैं AK गुप्ता, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो AK गुप्ता ये ONGC विदेश लिमिटेड OVL ONGC विदेश लिमिटेड इसके नए प्रबंध निदेशक और CEO का कार्यभार इन्होंने संभाला है और ये पहले इसी कंपनी के निदेशक परिचालन के पद पर काम कर रहे थे।
OVL क्या है यानी कि ONGC विदेश लिमिटेड क्या है, तो ये भारत की अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम कंपनी है और राष्ट्रीय तेल और गैस प्रमुख तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड की विदेशी शाखा है। यानी कि ONGC जो है उसकी ये विदेशी शाखा है। बात करें पिछले करंट अफेयर की, तो राजेश्वर राव RBI के नए डिप्टी गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। रमेश कुमार खरा SBI के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। SBI ने चरणजीत अत्रा को अपना CFO बनाया है। S कृष्णन पंजाब और सिंध बैंक के MD और CEO बनाए गए हैं। VK यादव को रेलवे बोर्ड का पहला CEO बनाया गया है। अश्विन भाटिया को SBI लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बात 10वें प्रश्न की होगी कि हाल ही में NPCI ने किस कंपनी को पेमेंट सर्विस शुरू करने की अनुमति दी है, और ये अनुमति दी है व्हाट्सएप को, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है, तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ये भारत में UPI का जो भुगतान होता है उसको नियंत्रित करने का काम करता है, और इसने व्हाट्सएप को UPI बेस्ड सिस्टम लॉन्च करने की इजाज़त दे दी है, और इसकी टेस्टिंग जून 2020 में ही पेमेंट सर्विस शुरू कर दी गई थी व्हाट्सएप के द्वारा अपनी तरफ से। हालांकि बहुत लिमिटेड थी, टेस्टिंग के फेज से थी और कुछ लोगों के पास ही उपलब्ध थी, और जल्द ही अब व्हाट्सएप पर पेमेंट का ऑप्शन सभी के पास आएगा। बात करेंगे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल की, तो इन्होंने प्रसाद योजना के तहत किस राज्य में गुरुवायूर में पर्यटन सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है, और इसका उद्घाटन किया गया केरल में, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है, तो जो केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल, ये मध्य प्रदेश से हैं, ये आपको याद रखना है। इन्होंने प्रसाद योजना जो केंद्र सरकार की योजना है इसके तहत केरल के गुरुवायूर में पर्यटन सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है, और इस योजना को पर्यटन मंत्रालय के द्वारा 2014-15 में चिन्हित तीर्थ और धरोहर स्थलों के रूप में एकीकृत विकास के लिए शुरुआत इसकी की गई थी। उद्देश्य क्या है कि जो पर्यटन स्थल होते हैं उनके प्रवेश द्वार, सूचना केंद्रों की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुनियादी सुविधाएं हैं, पर्यावरण के अनुकूल साधन बनाना, बिजली और ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का यूज करना, पेयजल, शौचालय, क्लॉक रूम और प्रतीक्षागृह, इस प्रकार के बुनियादी ढांचे का विकास करना, ये इस योजना का लक्ष्य है। बात केरल की करेंगे जहां पर शुरुआत की गई, तो यहाँ पर देखेंगे ये दक्षिण भारत में केरल है, इस तरफ कर्नाटक है और इस तरफ इसके तमिलनाडु है। राजधानी यहाँ की तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री P विजयन है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। लोकसभा की 20 सीटें हैं, राज्यसभा की 9 सीटें हैं, विधानसभा की 141 सीटें हैं। वहीं प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो एराविकुलम नेशनल पार्क यहाँ पर है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क है, अनाईमुडी शोला नेशनल पार्क है, और माथी कित्तान शोला नेशनल पार्क यहाँ पर है। प्रमुख बांधों में इडुक्की बांध है जो कि पेरियार नदी पर, और पिची बांध है जो कि मनाली नदी पर है। बात 12वें प्रश्न की होगी कि निम्न में से किन राज्य सरकारों ने पटाखों की बिक्री पर रोक लगाई है, और ये रोक लगाई है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान के द्वारा, यानी कि उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है, तो उड़ीसा, राजस्थान, इन दो सरकारों ने कोरोना वायरस का हवाला देते हुए दिवाली पर जो पटाखों की बिक्री होती है, आतिशबाजी होती है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। उसके अलावा मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में भी पटाखों की बिक्री पर बैन लगाया गया है। मध्य प्रदेश सरकार की बात करें तो इसने विदेशी पटाखों की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाया है। अगर अवैध रूप से कोई भी विदेशी पटाखा बेचेगा, विदेशी से यहाँ पर मतलब है विशेषकर चाइना से जो पटाखे हमारे यहाँ आते हैं उनकी बात हो रही है, तो चाइना के पटाखे कोई बेचेगा तो उनको 2 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। बात करेंगे 13वें प्रश्न की कि किस राज्य में प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने के लिए विधानसभा में एक विधेयक पारित किया गया है, और ये विधेयक पारित हुआ है हरियाणा में, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है, तो हरियाणा की सरकार ने हरियाणा के स्थानीय युवाओं को राज्य की जो निजी कंपनियां हैं उसमें 75% तक आरक्षण मिले, इसके लिए एक विधेयक विधानसभा में पारित किया है। और हरियाणा राज्य सरकार स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार विधेयक 2020, ये इस विधेयक का नाम है। इसमें निजी क्षेत्र की ऐसी नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिनमें वेतन प्रतिमाह 50,000 रुपये से कम है। इस विधेयक के प्रावधान निजी कंपनियों, सोसाइटियों, ट्रस्टों और साझेदारी द्वारा चलने वाली जितनी भी कंपनियां होती हैं उन सब पर लागू होंगे। बात पिछले करंट अफेयर की करें तो हरियाणा जो है एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में नंबर 1 पर रहा है। हरियाणा के सभी शहरों को खुले में शौच से मुक्त यानी कि ODF घोषित कर दिया गया है। बात हरियाणा की करेंगे तो मैप में देख लीजिए, ये हरियाणा है,
राजधानी यहाँ की चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। लोकसभा की यहाँ पर 10 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीटें हैं और विधानसभा की 90 सीट है। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में सुल्तानपुर नेशनल पार्क है और कलेसर नेशनल पार्क है। बात 14वें प्रश्न की होगी कि हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता का निधन हो गया है, और इनका नाम है फराज खान, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो बॉलीवुड अभिनेता फराज खान का निधन हो गया। ये 1990 के दशक के अंत में और 2000 की शुरुआत में कई लोकप्रिय बॉलीवुड फिल्मों में इनके द्वारा अभिनय किया गया था, जैसे 1998 में आई मेहंदी, फरेब 1996 में आई, दुल्हन बनूं मैं तेरी 1999 में और चांद बुझ गया 2005 में। इसमें मेहंदी फिल्म इनकी काफ़ी फेमस हुई थी, रानी मुखर्जी के साथ ये फिल्म बनाई थी। बात पिछले करंट अफेयर की और निधनों की करें तो प्रसिद्ध ब्रिटिश अभिनेता सर सीन कॉनरी, इनका निधन हो गया। जेम्स बॉन्ड के लिए अभिनय के लिए प्रसिद्ध थे। भारत की पहली ऑस्कर अवार्ड विजेता भानु अथैया, इनका भी निधन हो गया। गांधी मूवी के लिए इनको ये ऑस्कर मिला था। दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता विशाल आनंद, इनका निधन हो गया और असली नाम इनका भीष्म कोहली था। और पार्श्व गायक एसपी बालासुब्रमण्यम का निधन हुआ। वहीं मशहूर फिल्म निर्देशक जॉनी बख्शी का निधन हो गया। बात 15वें प्रश्न की करेंगे कि किस देश के क्रिकेटर मार्लोन सैमुअल्स ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है, और ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी थे, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज मार्लोन सैमुअल्स, ये पेशेवर क्रिकेट से संन्यास की घोषणा इनके द्वारा कर दी गई है और वेस्ट इंडीज की 2 विश्व कप T20 की खिताबी जीत में फाइनल मुकाबले में सबसे ज़्यादा इनके द्वारा स्कोर किया था। इसके अलावा वेस्ट इंडीज के लिए इन्होंने आखिरी मैच दिसंबर 2018 में बांग्लादेश के खिलाफ खेला था। अब पिछले करंट अफेयर की बात करें जिसमें दूसरे खिलाड़ियों के द्वारा रिटायरमेंट लिया गया है, तो पाकिस्तान के तेज गेंदबाज उमर गुल, इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की है। इंग्लैंड विश्व कप विजेता ऑलराउंडर लोरा मार्श, इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ये आपको याद रखना है। अब इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के जो ऑलराउंडर है सैम वॉटसन, उन्होंने भी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ये आज का हमारा करंट अफेयर था। बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि भारत और किस देश की नौसेना के बीच में संयुक्त वार्षिक अभ्यास स्लाइनेक्स शुरू हुआ है, तो यहीं से आपको समझ जाना चाहिए था। SLI का मतलब श्रीलंका, राइट। तो स्लाइनेक्स यानी कि श्रीलंका और भारत के बीच में डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया था, तो आपको बहुत बहुत बधाई। अब आज का हमारा सवाल है कि भारतीय बैंक संघ यानी IBA के नए चेयरमैन कौन बने हैं इनमें से, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारी ये वीडियो कैसी लगी बताना मत भूलिएगा। आज की बात यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।